आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास का साइंस पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे कहा गया है। तो दो तरह का परिवर्तन हमने पढ़ा था, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक। तो रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या है? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी प्रकार का कोई नए पदार्थ का निर्माण ना हो, सिर्फ इसमें अवस्था चेंज होता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन का अगर देखें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे भोजन पकना, फल का पकना या दही का जमना, ये सब एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसे फिर वापस अपना मूल स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन क्या है? तो जिसमें कोई नए पदार्थ का करें तो ये बन जाता है बर्फ़। तो चेंज तो हुआ लेकिन कोई नए पदार्थ नहीं बना। बर्फ़ को फिर से गर्म करेंगे तो फिर से वो जल में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह पानी को अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो वाष्प में बदल जाता है, यानी गैस में परिवर्तन हो जाता है। फिर गैस से जल फिर से बन सकता है, फिर जल से बर्फ़ बन सकता है। यानी सिर्फ इसका अवस्था चेंज हो रहा है, ठोस से द्रव, द्रव्य से गैस और गैस से फिर से ठोस या द्रव्य बन सकता है। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं पहले कक्षाओं में। तो 10th क्लास में हमको पढ़ना है सिर्फ रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और इसी के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो नए गुण का वाले पदार्थ का जिसमें निर्माण हो, वही है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं H2 हाइड्रोजन है प्लस O2 ऑक्सीजन, ये दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, तो ये बन जाता है H2O जल। जहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिए, ऑक्सीजन गैस लिए, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं और बन गया जल। तो ये भी एक अलग पदार्थ है, एक नया पदार्थ बन गया। तो यह है एक रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद अभिकारक। अभिकारक क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है मतलब जिस पदार्थ को हम मिला करके कुछ नया पदार्थ को बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला करके हम जल बना रहे हैं। तो जो पदार्थ भाग ले रहा है, तो कौन भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो भाग ले रहा है उसको बोलते हैं अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता हो, यानी भाग लेता हो, तो उसको अभिकारक कहते हैं। और जो निर्माण होता है इधर, उसको बोलते हैं, जो निर्माण होता है उसको उत्पाद कहेंगे, और जिसके द्वारा निर्माण किया जाता है उसको अभिकारक। यानी इधर जैसे H2 और O2 है, इधर बन गया H2O, तो भाग ले रहा है ये दोनों, तो इसको बोलेंगे अभिकारक। और जो इधर बन रहा है उसको उत्पाद। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बहुत सारा है, जिसमें से कुछ उदाहरण यहाँ पे लिए हैं। जैसे भोजन का पचना हो गया, श्वसन हो गया, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। तो ये सब ऐसा परिवर्तन है जो कि फिर से वापस अपना मूल स्थिति में नहीं आ सकता है, इसलिए ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या घटना घटती है, क्या क्या घटना हो सकती है, या क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो पहला परिवर्तन अवस्था चेंज हो सकता है, यानी ठोस से द्रव्य बन सकता है, द्रव्य से गैस। रंग परिवर्तन होता है, कोई पदार्थ को हम बना रहे हैं तो कोई उसका रंग चेंज हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में, है ना। तापमान भी परिवर्तन हो सकता है। 10 डिग्री का कोई चीज़ है, वो कुछ निर्माण होने के बाद हो सके तो उसका तापमान कम हो जाएगा या फिर बढ़ जा सकता है, यानी तापमान में परिवर्तन हो सकता है। फिर गैस का उत्सर्जन, कहीं पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, कहीं पे ऑक्सीजन निकलता है, कहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस का
उत्पन्न भी होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये सभी घटनाएं हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक नंबरी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अभिकारक क्या है और उत्पाद। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, हिस्सा लेता है, उसको अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में जिस चीज़ का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद। तो ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित मतलब इसको दिखाना, कैसे दिखाते हैं? तो दो तरीके से दिखाते हैं, एक होता है शब्द समीकरण द्वारा और एक रासायनिक समीकरण द्वारा। तो शब्द समीकरण क्या है? जिसमें शब्दों में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पे शब्द में अगर लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण, और इसी को अगर हम सूत्र के माध्यम से दर्शाएं, जैसे जिंक का सूत्र होता है Zn, तो Zn लिखेंगे प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4 हो गया उसका सूत्र, और हाइड्रोजन H2। तो ये जो शब्द था, शब्द में यहाँ पे लिखा हुआ था, इसी शब्द को हम सूत्र में लिख दिए, तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये है रासायनिक समीकरण और ये है शब्द समीकरण। क्लियर है यहाँ तक? और इधर जो भाग ले रहा है उसको पहले ही बताया क्या बोलते हैं? अभिकारक, इसलिए इधर अभिकारक लिखा हुआ है, और जो उत्पाद बन रहा है इसको बोलते हैं उत्पाद। क्लियर है? अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। अभी देखें रासायनिक समीकरण, उसी का डिफिनेशन अगर लिखने के लिए आएगा तो क्या लिख सकते हैं? तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है उसी को अगर हम सूत्र और संकेत के माध्यम से दर्शाएंगे तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका डिफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और प्रतीक के माध्यम से दर्शाने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसमें भौतिक अवस्था भी उसका लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाए तो जल बनता है, तो ये हिंदी से लिखेंगे। इसी को अगर हम सूत्र के माध्यम से लिखेंगे तो H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिल करके बनता है H2O। तो यहाँ पे हम सूत्र के माध्यम से लिखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है, उसी को हम शॉर्टकट में लिख दिए। हाइड्रोजन का सूत्र लगा दिए, प्लस चिन्ह लगा करके, फिर ऑक्सीजन, दोनों को मिलाने पर उसके बाद तीर का निशान से दर्शाना है कि क्या चीज़ बन रहा है, तो बन रहा है जल। तो इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया ही है ये रासायनिक अभिक्रिया ही है। सिर्फ इसमें हिंदी से जो बहुत लंबा लिखा है, इसको अगर हिंदी से लिखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने से जल बनता है, इस सब लिखाएगा। तो उसी को अगर हम शॉर्टकट में सूत्र में लिखे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सूत्र लगा के जोड़ देना है, उसके बाद तीर का निशान लगा करके जो पदार्थ बन रहा है उसको दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार का जो विधि है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का, उसी को रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति, क्या क्या परिस्थिति हो सकता है इसमें? तो इसमें ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया कराना है तो उसमें अगर ताप देना है, हीट देना है, तो यहाँ पे ताप लिख देते हैं, या जितना डिग्री देना उतना लिख देते हैं, या केल्विन, जैसे 160 केल्विन, 170 केल्विन, 180 केल्विन। तो ये जो तीर का निशान जो बनता है, यानी कोई पदार्थ, इधर एक पदार्थ है, यहाँ एक पदार्थ है, ये दोनों मिल करके एक कोई नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो तीर के निशान के ऊपर में तीन चीज़ को दर्शाते हैं, ताप को, दाब को और उत्प्रेरक। ताप मतलब कितना डिग्री सेल्सियस या कितना केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं इस अभिक्रिया को होने के लिए, उसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अगर 10 डिग्री दे रहे हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस।
दाब मतलब प्रेशर, कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है। अगर कहीं पे कोई रिएक्शन को कराने के लिए प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है तो प्रेशर को यहीं दर्शाते हैं। और उत्प्रेरक कैटेलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो उसका अगर उपयोग हो तो उसको भी यहाँ पे दर्शाते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक समीकरण अभी जो लिखे, जैसे H2+O2 साधारण सा एग्जाम्पल है, इसी को लेकर चलेंगे। ये बन गया H2O। अब यहाँ पे समझना है कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो 9th क्लास में हम पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के आधार पे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी कि कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो जितना हम तत्व लेंगे, जितना मॉलिक्यूल लेंगे, उतना ही होना चाहिए उसका उत्पाद भी। ना ही हम तत्वों का निर्माण कर सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे इसको देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन 2 लगा हुआ है यानी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन कितना लिए हैं, तो 2 लिए हैं। और इधर जो उत्पाद बना वो कितना बना, तो हाइड्रोजन H2 है मतलब 2 बना, और ऑक्सीजन में कुछ नहीं है यानी कि ऑक्सीजन 1 बना। अब हम इधर हाइड्रोजन 2 लिए, ऑक्सीजन भी 2 लिए, और इधर बन रहा है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही। इसका मतलब है कि हम ऑक्सीजन 2 लिए और 1 ऑक्सीजन को का विनाश कर दिए, जो कि विनाश करने का पावर हमारे अंदर नहीं है, ये प्रकृति का काम है। तो ये जो विनाश हुआ इसी को हमको संतुलित करना होगा कि हम 2 ऑक्सीजन लिए तो उत्पाद में भी 2 ही ऑक्सीजन होना चाहिए, इसीलिए हम इसको संतुलित कर देते हैं। तो संतुलित को अगर करेंगे तो क्या होगा, जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, क्योंकि 2O के नीचे यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, कोई तत्व है उसके बीच में भी नहीं लगा सकते हैं, साइड में लगाना है शुरू में। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन हो गया 2, तो ऑक्सीजन तो सही हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। अब हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 और 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है, तो इधर 2 ही हाइड्रोजन है। तो फिर से इसको संतुलित करना होगा, इधर 4 है तो इधर भी 4 करेंगे, यानी 2 लगा देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह से संतुलित किया जाता है, यानी दोनों तरफ का अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक जो है और उत्पाद दोनों के तत्वों का जो परमाणु संख्या है उसको इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन तो नहीं पूछता है, लेकिन इसका संतुलित करने के लिए क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में। तो संतुलित करने का भी आगे बताएंगे कैसे संतुलित करना है, सिर्फ नंबर लगा के संतुलित करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल अभी देखते हैं, फिर बाद में इसका एक और वीडियो में इसको डिटेल से बताएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, Fe+H2O, आयरन और जल दोनों को मिलाने से Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब यहाँ पे देखते हैं संतुलित है या नहीं। तो Fe इधर कितना है, तो 1 है, H एक तत्व को देखना, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन O कितना है, इधर 1 है। इधर देखेंगे Fe इधर दिख रहा है 2, ऑक्सीजन इधर दिख रहा है 3, और हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे 2। अब मिला के देखते हैं, इधर Fe 1 है, इधर 2 है। तो सबसे पहले तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे इक्वल करने के लिए। तो यहाँ लगा देते हैं Fe के बगल में 2, तो Fe2 हो गया, ये जो 1 था वो हो गया कितना, 2, और इधर भी Fe2, तो Fe यानी कि आयरन जो है वो बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 3 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन संतुलित हो जाए, बराबर हो जाए। तो 3 अगर लगा दिए तो ऑक्सीजन हो गया 3,
जो कि ऑक्सीजन इधर भी 3 है, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी अलग हो गया। इसमें हाइड्रोजन भी में भी 3 ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन पहले से 2 था और ये 3 आ गया, तो 3 दूनी ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 दूनी 6 हो गया हाइड्रोजन। तो इधर भी हाइड्रोजन को 6 करना होगा, इधर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे लगा देंगे 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से दोनों तरफ के संख्याओं को सिर्फ परमाणु संख्या को बराबर कर देना है, उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन वर्ड से पता चल रहा है, संयोजन मतलब तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके, ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पर अभिकारक जो है या पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एकल उत्पाद बनाता है, एक नए पदार्थ बनाता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे ए और बी 2 अलग अलग पदार्थ हैं, ये दोनों को जब मिला दिए, दोनों को रिएक्शन कराए, अभिक्रिया कराएं, तो सी एक पदार्थ बना। एक पदार्थ ए अलग था, बी अलग था, दोनों अभिक्रिया करके तीसरा एक पदार्थ बन गया सी। जिसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग था, दोनों ऐड होकर के एक नया पदार्थ बना। तो संयोजन मतलब जोड़ना होता है, इसे याद रखेंगे कि जोड़ने की बात आ रही है, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुट करके और एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है। पहला, कोयले का दहन। कोयला को जब जलाते हैं तो कोयला का सूत्र C, और जलता कोई भी चीज़ जलता कब है? जब ऑक्सीजन हो, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करते हैं, दोनों रिएक्शन करता है और बनता क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो यहाँ 2 पदार्थ है अलग अलग और दोनों मिल करके एक पदार्थ बना, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे C के ब्रैकेट में S और G जो लिखा हुआ है, ये क्या है? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो S मतलब होता है सॉलिड, ये जो S और G और L कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं AQ, ये रहता है, इसका अवस्था को दर्शाया जाता है, पदार्थ किस अवस्था में है। S मतलब सॉलिड, तो कार्बन जो है सॉलिड ठोस अवस्था में है। O2 ऑक्सीजन गैस, ये तो गैस अवस्था में रहेगा, इसलिए G लिखा हुआ है, यानी ये गैस अवस्था में है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसा होता है? गैस अवस्था में, इसलिए G लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे L रहेगा, L मतलब होता है लिक्विड अवस्था में अगर रहेगा वो पदार्थ जो है वो लिक्विड अवस्था में रहे तो L लिखा हुआ रहेगा। और AQ मतलब एक्वस, यानी कि ठोस को में पानी मिलाया हुआ है ना। जलीय विलयन होता है किसी पदार्थ का, तो उसमें AQ लिखा हुआ रहता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन है वो, उसमें पानी मिलाया हुआ है। जैसे आटा रोटी बनाने के लिए जब बनाते हैं, आटा गूँथते हैं, तो उसमें पानी मिलाकर गूँथते हैं, तो वो हो गया एक्वस। इसी तरह अगला एग्जांपल देखते हैं, जल का निर्माण। जल का निर्माण में भी वही H2 + O2 दोनों मिलकर के H2O बन रहा है, 2 अलग अलग पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, CaO, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड + H2O, जल, दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है CaOH2, यानी ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो इसमें भी एक और एक 2 पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ मिल करके और सिर्फ एक पदार्थ बनाया, जुट गया, यानी संयोजन हो गया। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। तो उम्मीद है कि संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा भी निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा भी निकलता हो। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4, ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 + H2O, और इसके साथ साथ ऊष्मा, हीट देता है, गर्मी प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऊष्मा निकल रहा है, तो जहाँ पे ऊष्मा निकलेगा उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी ऊष्मा निर्माण होता, बनता हो, ऊष्मा निकलता हो, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर? अब देखते हैं श्वसन, सांस जो लेते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो सांस लेते हैं तो क्या होता है,
ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है O2 वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं तो ये अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O जल का निर्माण करता है और उसके साथ साथ ऊष्मा यानी ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो सांस जो लिए उससे ऑक्सीजन मिला और भोजन जो करते हैं उससे ग्लूकोज। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि सांस द्वारा फिर से छोड़ देते हैं, जल बनता है जो कि शरीर में रहता है और उसके साथ साथ ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलता है जिससे हम कोई भी कार्य को, कोई भी काम को कर पाते हैं। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा? श्वसन। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है या श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो उसका आंसर यहीं पे है, इसी में छिपा हुआ है। आंसर लिखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है और ये ऑक्सीजन हमारे भोजन से प्राप्त ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उसके साथ साथ ऊष्मा का निर्माण करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी प्रदान करता है। तो उसको इसीलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्लियर? तो ऊष्माक्षेपी याद रहेगा जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो यानी ऊष्मा निकलता हो। उत्पाद तो बनेगा है और उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता हो, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वियोजन संयोजन का जस्ट उल्टा है। संयोजन मतलब जुड़ना होता है, जोड़ना होता है। वियोजन मतलब टूटना होता है। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूटना, यानी कि एक पदार्थ, कोई एक पदार्थ होगा, ये टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एकल अभिकारक या एक पदार्थ जो है वो टूट गया और टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता हो, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे ए कोई पदार्थ है वो टूट करके बन गया बी और सी, है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे आगे, ये चाहे एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे H2O जल है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत, तो ये टूट जाता है और H2 अलग हो जाता है प्लस O2 अलग, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाता है। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इस तरह का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि आगे मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। ये वियोजन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय मतलब ऊष्मा, ऊष्मीय वियोजन मतलब क्या हुआ कि जिसमें ऊष्मा का उपयोग किया गया है। ऐसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग हुआ है। क्योंकि वियोजन किसको बोलते हैं? जिसमें एक पदार्थ टूट करके 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ बनाता हो। इसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, चाहे वो ऊर्जा हीट ऊर्जा हो या इलेक्ट्रिकल ऊर्जा हो या लाइट ऊर्जा हो। इसी के आधार पे 3 प्रकार में बांटा गया। ऊष्म वियोजन मतलब होता है इसमें ऊष्मा का प्रयोग होता है। ऐसा वियोजन जिसमें ऊष्मा यानी हीट दे करके, ऊर्जा दे करके तोड़ा जाता है, हीट दे करके तोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्म वियोजन। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट है, जिसमें अगर ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तो ये बन जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 ये भी सल्फर डाइऑक्साइड का एक रूप है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट एक था, ये टूट करके 3 पदार्थ बन गया। लेकिन कब टूटा? जब इसमें ऊष्मा, हीट दिए जब इसमें, तो क्योंकि ये हीट देने पर टूट रहा है इसलिए ऊष्मीय वियोजन है। इसी तरह चूना पत्थर CaCO3, ये चूना पत्थर का सूत्र है। इसमें भी अगर ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो ये बन जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, और इसके साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये ऊष्मा का उपयोग करके इसको तोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है विद्युत वियोजन। वैद्युत मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर कोई पदार्थ टूटता है।
जैसे जल का एग्जाम्पल अभी देखे थे, तो जल जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो क्योंकि इसमें विद्युत धारा लग रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन। क्लियर है, बहुत आसान है। आगे देखते हैं उष्म वियोजन का ये तीसरा प्रकार, प्रकाश वियोजन, मतलब जिसमें प्रकाश का ज़रूरत हो, प्रकाश के कारण जो पदार्थ टूटता है तो उसको प्रकाश वियोजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए AgCl, इसको जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये Ag अलग यानी सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है, दोनों टूट करके अलग अलग हो जाता है। तो ये किसके उपस्थिति में हो रहा है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसीलिए इसको प्रकाश वियोजन कहते हैं। इसी चल AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये उष्म वियोजन है। अब आगे बढ़ते हैं अभिक्रिया के प्रकार में। एक होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी हमने पढ़ा, ये होता है एक होता है ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा क्षेपी का जस्ट उल्टा। ऊष्मा क्षेपी में क्या होता था, ऊष्मा निकलता था, ऊष्मा का उत्सर्जन होता था। ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा बल्कि ऊष्मा इसमें खपत होगा। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है यानी इसकी खपत होती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। प्रकाश और विद्युत तीनों तरह का वियोजन पढ़ें तो तीनों तरह का वियोजन जो है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आएगा, है ना। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो जिसमें ऊष्मा अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो या प्रकाश की आवश्यकता हो या विद्युत यानी किसी भी प्रकार का ऊर्जा का आवश्यकता हो तो उसको बोलते हो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल वही ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत वियोजन का जितना भी एग्जाम्पल देखे वो सभी इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होता है, एक विस्थापन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, इसको और अच्छा से बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यानी कि ताकतवर जो रहेगा, जो ज़्यादा ताकतवर तत्व है वो कम ताकतवर कमज़ोर तत्वों को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे दो साथ में है एक साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मान के चलो AB, ये मान लो C है, तो ये AB है, ये थोड़ा सा ताकतवर है C, तो ये इसके पास आया AB के पास और A को या तो ले गया अपने पास या B को, यानी इसको अकेला करके ये इसको उठा करके यहाँ ले जाएगा, तो ये हो गया C और B एक साथ और A अकेला। यानी कि ये अधिक क्रियाशील है, अधिक ताकतवर है, इसलिए कमज़ोर को हटा करके खुद उसका स्थान में जा करके स्थान ग्रहण कर लिया। A को वहाँ से हटा दिया और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं, Fe आयरन जो है और ये कॉपर सल्फेट, जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो Fe क्योंकि कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, Fe जो है Cu से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या करेगा, Fe Cu को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी SO4 के साथ Fe चला जाता है और Cu इसको अकेला इधर बाहर कर देता है। तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कमज़ोर तत्वों को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे ही अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे वो देखते हैं द्विविस्थापन। विस्थापन का ही एक रूप है द्विविस्थापन। अगला भाग विस्थापन जैसा ही है। तो विस्थापन में एक तत्व जो ताकतवर था कमज़ोर को हटा कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी कि यौगिकों का अदला बदली हो जाता है। अदला बदली अपना स्थान को दूसरे को और दूसरा का स्थान को अपने, अदला बदली जब हो करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक सिंपल सा साधारण एग्जांपल लिखते हैं, जैसे AB है प्लस CD, तो ये अदला बदली हो जाएगा। A जो है वो C के साथ चला जाएगा और D जो है B के पास आएगा, है ना। यानी कि
ए और डी हो गया, तो बी यहाँ से हटा, बी यहाँ से हट गया, बी की जगह क्या आ गया डी, है ना, और यहाँ पे बच गया सी, तो सी जो है वो बी यहाँ से हटा था, वो डी की जगह चल गया बी, यानी ये दोनों जो है वो अपना स्थान को अदला बदली कर लिया, बी यहाँ से यहाँ चला गया, डी यहाँ से यहाँ आ गया। तो ऐसे अभिक्रिया जो जिसमें तत्वों के जो आयन है उसका अदला बदली हो, तो उसी को बोलते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको अच्छा से। ए बी कोई तत्व है और कोई है सी डी, तो ये अदला बदली हो जाएगा, यानी कि ए के साथ सी भी आ सकता है, ए सी, तो बचिए कौन बी डी, तो ये बी के साथ चला गया डी, यानी एक्सचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो SO2 जो है, Cl2 जो है, यानी क्लोरीन और SO, ये अदला बदली हो जाएगा। क्लोरीन Ba के साथ था तो Ba के साथ SO4 आ गया, और Na के साथ SO4 था तो Na के साथ Cl आ गया, अदला बदली आयनों का हो गया। तो ये जो अदला बदली होता है उसी को बोलते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, यानी दोनों तरफ से इसमें विस्थापन होता है। आगे देखते हैं, और थोड़ा सा बचा हुआ है उपचयन और अपचयन, ये क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, यह दो तरह का अभिक्रिया है। उपचयन बोलते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन जो है वो वृद्धि करता, बढ़ता है, और हाइड्रोजन का कमी होता है, हाइड्रोजन की कमी हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। याद रहना रहेगा, ऑक्सीजन वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होगा उसको भी उपचयन अभिक्रिया, या कहीं पे हाइड्रोजन की कमी हो गई तो उसको भी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे सी, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग था, तो कार्बन में ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, उपचयन अभिक्रिया है। इधर Cu, कॉपर और ऑक्सीजन, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था इधर, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उपचयन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों को मिलाएंगे तो CuH2 हो, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। कहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, या इसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन हुआ, उपचयन हुआ किस में, तो हाइड्रोजन में। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, CuO, O पहले से था, इधर O ख़त्म हो गया CuO, तो यहाँ पे अपचयन होगा। तो एक ही समीकरण में दोनों चीज़ हो सकता है, उपचयन भी और अपचयन भी। आगे देखेंगे तो क्लियर होगा। देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में जस्ट उसका उल्टा, ऑक्सीजन जो है O की कमी होगा, O2 ऑक्सीजन की कमी, और हाइड्रोजन H की, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, है ना। जब ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे आया, CuO, इसमें ऑक्सीजन था पहले से, इधर आया तो ऑक्सीजन इसका हट गया, Cu के साथ ऑक्सीजन इधर नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई, तो यहाँ से यहाँ तक में कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। अब इधर इसमें देखते हैं अगर, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, इधर आया तो ऑक्सीजन इसको मिल गया, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हुई, इसलिए ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी अपचयन अभिक्रिया। कोई डाउट नहीं। अब जब दोनों होता है ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन, एक पदार्थ उपचयन हो और दूसरा अपचयन, यानी उपचयन और अपचयन दोनों अगर हो, तो इसको मिला करके पूरा अगर बात करें तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो जिसमें एक पदार्थ उपचयित हो और एक अपचयित हो, यानी उपचयन और अपचयन दोनों हो, तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया याद रखेंगे, ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है और दूसरा का
अपचयन होता है, यानी उपचयन और अपचयन एक ही में दोनों होता है, तो वही हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव देखते हैं। तो दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है उपचयन का। तो पहला प्रभाव है संक्षारण। संक्षारण किसको बोलते हैं, तो जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे उस धातु के ऊपर ऊपरी परत जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसमें कुछ अवांछित पदार्थ का परत चढ़ जाता है ना। जैसे लोहे में जंग लगना या सोना चांदी कुछ है तो उसमें काला परत चढ़ जाता है। तो जब कोई भी धातु हो, जब आर्द्रता अम्ल और ये सब के संपर्क में आता है तो उस जो खराब हो जाता है, उसका ऊपरी परत जो है वो खराब हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं संक्षारण। अब देखते थे एग्जाम्पल क्या, लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। और इसको संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, तो संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तु है तो उसको पेंट करके या सदलेपन करके, विद्युत लेपन, पेंट करके, ये सब विधि द्वारा संक्षारण होने से धातु को बचा सकते हैं। तो पेंट तो यहाँ तक समझ में आ गया। विद्युत लेपन यानी विद्युत द्वारा, इलेक्ट्रिक द्वारा जब उसमें कोई लेप चढ़ाया जाता है किसी धातु का तो विद्युत लेपन कहते हैं। अब यह सदलेपन क्या है, तो ये भी एक तरह का धातु को ही कोई कमज़ोर धातु में ऊपर में परत चढ़ाया जाता है, जैसे जिंक का परत चढ़ाया जाता है तो उसको यह सदलेपन कहते हैं। या क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है, क्रोमियम का परत, लोहे की वस्तु में क्रोमियम को परत चढ़ा देते हैं जिससे कि चमक भी बढ़ जाता है और उसमें जंग भी नहीं लगता है। तो इस तरह से संक्षारण होने से बचाने के लिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसको कहते हैं, जब वसा युक्त पदार्थ या और तेलीय खाद्य सामग्री यानी खाने के पदार्थ जब वायु के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में, तो वो उपचयित हो जाता है जिससे उसका स्वाद और गंध परिवर्तन हो जाता है। यानी खाने का पदार्थ जो भी भोजन है या फल उल है उसको ज़्यादा दिन तक रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है जिससे उसका स्वाद और गंध, महक भी खराब हो जाता है, स्वाद भी खराब हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या क्या है, तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके रोक सकते हैं, वायुरोधी बर्तन में रख करके, वायु का स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट में की भरा जाता है नाइट्रोजन गैस, इससे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है, या शीतलन द्वारा ठंडा करके फ्रिज में रख करके। तो ये सब प्रयोग है जिसके द्वारा विकृत गंधिता को कम किया जा सकता है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो गया यहीं पे। तो अगला वीडियो लेकर आएंगे अगला चैप्टर को। इसमें किसी प्रकार की किसी को डाउट हो तो एक बार अच्छा से और वीडियो को देख लेना, फिर भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि नीचे दिया हुआ है। इसका PDF फाइल आपके नंबर तक हम भेज देंगे, उससे आप इसमें रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। और जिसको PDF नोट्स की ज़रूरत है या किसी के पास अगर बुक्स ना हो, क्योंकि इस लॉकडाउन में किताब खरीदना भी मुश्किल हो गया है दुकान सब बंद होने के कारण, तो PDF में बुक और नोट्स दोनों प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए सिर्फ आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर में 8271335337। इसमें आप मैसेज करें, आपको नोट्स और बुक दोनों मिल जाएगा। हर चैप्टर को पढ़ाते जाएंगे और उसका नोट्स भी देते जाएंगे ताकि आपको आसानी हो उसे समझने में। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।